जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ाने वाले हैं एक संविधान का महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो प्रस्तावना उद्देशिका हो गया था। इसके बाद भाग 1, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार। अब चौथा भाग है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद ये कहाँ पे है? भारत एवं आयरलैंड के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना, लोगों को कल्याणकारी राज्य के माध्यम से लोगों को कल्याण उपलब्ध कराना। तो दोस्तों, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जब संविधान निर्माण हो रहा था, तो 1935 का अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो शामिल था, उससे यह लिया गया है। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना, मतलब राज्य का यह दायित्व होगा कि वह सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करे या न्याय प्रदान करने के लिए अग्रसर रहे। तो इसका उद्देश्य यही था। केटी शाह ने इसे क्या कहा है? केटी शाह ने कहा कि ये एक ऐसा चेक है कि जो बैंक के सुविधा अनुसार भजाया जा सकता है, क्योंकि ये बाध्य योग नहीं है, न्यायालय में इसका बाध्य योग नहीं है, यानी इसका उल्लंघन होने पे आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो दोस्तों, ये बाध्य योग नहीं है, इसलिए केटी शाह ने इसे ऐसे चेक की उपमा दी है जो बैंक की सुविधा के अनुसार भजाया जाए। अनोखी विशेषता कौन कहा गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अनोखी विशेषता किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसे अनोखी विशेषता कहा है। मतलब इसकी ये विशेषता हुई कि यह राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है उसकी अनोखी विशेषता है, यानी पूरे संविधान की ये अनोखी विशेषता है। कौन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान की आत्मा किसने कहा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा जी ऑस्टिन ने कहा था। जी ऑस्टिन ने। तो इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। और केटी शाह ने इसे चेक मतलब ऐसा चेक कहा जो बैंक के सुविधानुसार भजाया जा सकता हो। अनोखी विशेषता किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान की आत्मा किसने कहा? जी ऑस्टिन ने कहा। अब हम पूरे अनुच्छेद को एक बाय एक करके देखेंगे कि हर अनुच्छेद में क्या दिया है, इसका उद्देश्य क्या है। तो अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 36 राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। वही राज्य जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है मूल अधिकार में, वही है राज्य। राज्य किसे कहेंगे? तो राज्य ऐसे संस्थान जो नियम, उपनियम, अध्यादेश, विनियमन पारित करने की शक्ति रखते हो, उसे राज्य कहते हैं। जैसे कि भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं राज्य विधानमंडल, स्थानीय सुशासन, स्थानीय निकाय एवं जैसे LIC बैंक हो गया, रेलवे हो गया,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, एनटीपीसी हो गया। तो ऐसे संस्था जिसे राज्य को परिभाषित किया गया है, जो नियम, उपनियम या अध्यादेश विनियमन पारित करने की शक्ति रखते हैं, उसे राज्य शब्द परिभाषित किया गया है। तो अनुच्छेद 36 समझ में आ गया कि अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है कि यानी जो नियम, उपनियम, विधान या अध्यादेश पारित करने की शक्ति रखते हैं, उसे राज्य कहते हैं। राज्य को ये अधिकार दिया गया है कि वह अपने नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा लाभान्वित करे एवं आर्थिक न्याय स्थापित करे। अनुच्छेद 37 में कहा गया कि ये न्यायालय में वाद्य योग्य नहीं है। तो जैसे मूल अधिकार न्यायालय में वाद्य योग्य है, यानी इसके उल्लंघन हो जाने पे आप न्यायालय जा सकते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में भी प्रावधान किया गया कि क्या वे न्यायालय में इसका उल्लंघन हो जाने पे जाएंगे? तो संविधान प्रारंभ में जब लागू हो रहा था तो कुछ लोग इसके वाद्य योग के पक्ष में थे, कुछ लोग इसे वाद्य योग के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उस समय शिक्षा, गरीबी बहुत चरम स्तर पे थी और राज्य का निर्माण अपने शुरुआती चरण में था। तो इस प्रकार हम सभी के साथ एक समानता बनाए रखने के लिए हमने क्या किया कि इसको संविधान में रखा, लेकिन इसे लागू नहीं करा पाए, क्योंकि अगर लागू कराते तो इसमें विभिन्न सांप्रदायिक दंगे हो सकते थे या लोगों को अनैच्छिक लाभ होते जिससे वे दुखी होते। तो इसलिए इसे संविधान में रखा गया और कहा गया कि जो नियम बनाए जाएंगे राज्य के नीति निर्देशक को ध्यान में रख के ही नियम बनाए जाएंगे, ताकि लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो सके। यानी राज्य का दायित्व है कि अगर जितने भी नियम कानून बनाता है तो उसमें वह नियम बनाए, लेकिन लोगों को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों का कल्याण सुनिश्चित करे। तो अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि यह न्यायालय में वाद्य योग्य नहीं है, यानी इसका उल्लंघन हो जाने पे आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक, तो ये वाद्य योग्य नहीं है। अनुच्छेद 38 में क्या कहा है? राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्थापित करेगा। मतलब राज्य का दायित्व होगा सामाजिक, मतलब छुआछूत, भेदभाव सब मिटा के इसके बाद उसमें सामाजिक न्याय स्थापित करे। और इसके बाद आर्थिक न्याय, मतलब आर्थिक संसाधन, जितने भी देश के आर्थिक संसाधन है उस पर राज्य नियंत्रण करे और उसे समान रूप से नागरिकों में वितरण करे, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कोई व्यक्ति इतना अधिक अमीर न हो सके कि दूसरे का शोषण कर सके, एक व्यक्ति इतना गरीब न हो खुद को बेच सके, एक आदमी इतना अमीर न हो सके दूसरे को खरीद सके। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य निर्धारित करे कि आर्थिक संसाधनों पर देश का नियंत्रण हो और वो समान नागरिकों को समान रूप से वितरित करे। एक एवं राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय तात्पर्य मतलब किसी पद पे, किसी संवैधानिक पद पे या राजनीतिक भागीदारी में यह सुनिश्चित करे कि लोग समान रूप से भागीदारी सुनिश्चित करे। मतलब कोई इस प्रकार भेदभाव न करे या राजनीति में इस प्रकार दखल न दे कि उसे। दोस्तों अनुच्छेद 39 देखते हैं। 39 कहता है कि पर्याप्त जीविका के साधन, राज्य का यह दायित्व है कि राज्य अपने जनता के लिए रोजगार के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए, यानी जीविका, जीवन जीने के लिए साधन उपलब्ध कराए, मतलब उन्हें काम दे, रोजगार सृजन करे इत्यादि के माध्यम से उन्हें कामों में भागीदारी सुनिश्चित करे। संसाधन का समान वितरण, राज्य यह दायित्व होता है राज्य का कि वह राज्य के जितने भी संसाधन है उस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करे, ताकि कोई इतना अमीर ना हो सके और कोई बहुत ज्यादा गरीब ना हो सके, समान वितरण हो। यानी धन का संकेंद्रण कुछ ही लोगों के पास ना हो बल्कि अधिक लोगों के पास धन हो और वो गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितने भी साधन उपलब्ध हो उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। अगर कोई इतना अमीर हो गया, कुछ लोग जैसे अमीर होते गए तो देश में जितने भी गरीब लोग हैं उनका शोषण करेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि राज्य संसाधन का समान वितरण करे।
मतलब राज्य धन का संकेंद्रण रोके एवं जितने भी संसाधन है देश के, खनिज संपदा, मतलब जितने भी नियम कानून है, इस पे कड़ी पाबंदी लगाए एवं संसाधन का समान वितरण करे। एक बार समान कार्य के लिए समान वेतन, राज्य का ये दायित्व है कि वो अपने नागरिकों में भेदभाव ना करे किसी भी प्रकार का, कि अगर स्त्री है तो उसे कम वेतन, पुरुष है तो उसको ज्यादा वेतन, नहीं, इस प्रकार से नहीं। राज्य का ये दायित्व है समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब कि जैसे कोई कार्य कर रहा है, स्त्री पुरुष है, तो उसे समान वेतन दिया जाए, किसी को ये ना हो कि वेतन अधिक दिया जाए, किसी को कम, अगर महिला है तो उसे कम वेतन, पुरुष को ज्यादा। तो ऐसे में राज्य को ये रोका गया है, राज्य को ये निर्देश दिया गया है कि वो अपने नागरिकों के अंदर विभेद न उत्पन्न करे, यानी विभेद न करे, यानी राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराए। श्रमिकों का संरक्षण, राज्य अब जैसे किसी बड़े मिल फैक्ट्री में मजदूर है तो वो तो मालिक है, उसके पास धन भी बहुत है, हो सकता हो मजदूरों का शोषण करे, तो इसके लिए रोका गया है कि राज्य का दायित्व है कि जो श्रमिकों का संरक्षण है वो संरक्षण करे, मतलब कहीं भी मजदूरों का शोषण न हो सके। तो दोस्तों, राज्य का दायित्व है कि मजदूरों के लिए जितने भी अवसर उपलब्ध हैं, गरिमापूर्ण कार्य करने के लिए जो कार्य की क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र जहाँ पे वो कार्य करते हैं, वहां पे उनका संरक्षण सुनिश्चित हो सके। इसके बाद बालकों का संरक्षण, राज्य का दायित्व है कि वो बालकों का संरक्षण करे, बालक ऐसे कार्य में न संलिप्त हो जाएं जिससे उन्हें जोखिम उठाना पड़े, उनके लिए उचित शिक्षा का प्रबंध करे। तो राज्य से निर्देश दिया गया है कि बालकों के संरक्षण में ही में काम करे। 39 का निःशुल्क एवं विधिक सहायता, इसमें कहा गया है कि राज्य का दायित्व है कि राज्य में अगर कोई व्यक्ति गरीब है, उसे कानूनी सहायता चाहिए, उसके लिए वकील उपलब्ध कराएं। अब जैसे कोई गरीब आदमी है, मान लीजिए किसी केस में फंस गया, तो क्या अगर उसके पास पैसे नहीं है वकील करने के लिए, वकील के चार्ज बहुत लंबे लंबे हैं, बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, तो क्या उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में राज्य का दायित्व है कि उस आदमी को राज्य अपने पैसे से, यानी उस व्यक्ति को निःशुल्क एवं विधिक सहायता उपलब्ध करवाए, यानी वकील उसे उपलब्ध कराए। तो अनुच्छेद जो ये था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, गांधी जी का बहुत, अगर बात करें सैद्धांतिक विचार का, तो उनका मन था कि हर व्यक्ति को राज्य के अंदर, मतलब उन्हें कुछ न कुछ भागीदारी अवश्य प्रदान किया जाए, मतलब राजनीतिक विकेंद्रण स्थापित किया जाए। ऐसा ना हो कि कुछ ही लोग राजनीति में भाग ले और इसके बाद जो नियम कानून है उसका केंद्रीकरण हो, और कुछ ही लोग उस केंद्रीकरण के माध्यम से देश का संचालन सुनिश्चित करें। तो गांधी जी ये चाहते थे कि देश का जो राजनीतिक सत्ता है उसमें लोगों की जन भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इसीलिए ग्राम पंचायतों के गठन की बात करते हैं। ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात करते हैं, इसीलिए 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ग्राम पंचायत का गठन किया गया। तो लेकिन ये बाद में किया गया, लेकिन संविधान में इसका वर्णन पहले ही था। इसके बाद अनुच्छेद 41 काम पाने, मतलब राज्य का दायित्व है कि अपने नागरिकों को, अगर वे बेसहारा हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है, तो उन्हें काम दिलाएं, यानी काम पाने का अधिकार उनको है। शिक्षा पाने का अधिकार है, राज्य का दायित्व उन्हें शिक्षा प्रदान करे। बेगारी की अवस्था में अगर उन्हें नौकरी कहीं नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में राज्य का दायित्व है कि राज्य उन्हें बेगारी भत्ता प्रदान करे। वृद्धावस्था में अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, बुढ़ाई उनकी आ गई है, वृद्धावस्था में है, क्या वो कार्य कर पाएंगे? तो नहीं। ऐसी स्थिति में क्या उन्हें जीवन जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यक साधन है, क्या उन्हें उपलब्ध हो पाएंगे? तो नहीं, ऐसी स्थिति में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया कि वृद्धावस्था में वृद्धा पेंशन, उन्हें वृद्धा पेंशन दिया जाए, यानी आर्थिक सहायता दिया जाए।
बीमारी की अवस्था में, विकलांगता की अवस्था में उन्हें सहायता उपलब्ध कराया जाए। राज्य का ये दायित्व है कि ऐसी स्थिति में जब लोग असमर्थ हैं कार्य करने में, तो उनके जीवन निर्वाह के लिए राज्य का दायित्व है कि उन्हें कुछ आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए। इसके बाद अनुच्छेद 42 न्यायोचित एवं मानवीकृत कार्य दशा मातृत्व सहायता। अब इसका कहने का क्या तात्पर्य है कि मानव के लिए जैसे रोजगार के सृजन है, उन्हें मानवोचित हो, यानी ऐसा ना हो कि मानव के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए वह बाध्यता प्रदान करे। तो ऐसे कार्यस्थल हो जो मानव को ऐसे संसाधन उपलब्ध कराते हो जो गरिमापूर्ण कार्य करने में उन्हें उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। एवं मातृत्व सहायता, अगर कोई स्त्री गर्भवती है तो क्या उसे मातृत्व सहायता प्रदान किया जाना चाहिए। तो राज्य का ये दायित्व है कि ऐसी स्थिति में राज्य का ये दायित्व है कि उन्हें मातृत्व अवकाश प्रदान करें एवं प्रसूति सहायता भी उपलब्ध कराएं। तो अनुच्छेद 42 में ये कहा गया है। अब अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया, जीविका के लिए मजदूरी एवं सभ्य कार्य स्थल। अब इसमें कहा गया है कि जीविका के लिए, अगर किसी मजदूर को जीविका के लिए न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशा, जीविका के लिए मजदूरी एवं सभ्य कार्य स्थल, मतलब मानव के लिए जो सभ्य स्थल है, जैसे जहां वो कार्य करते हैं वहां सभ्यता के लोग, सभ्य लोग रहते हों, ऐसे राज्य सुनिश्चित करे कि ऐसी दशा न उपलब्ध हो कि वहां गैर मानवोचित दशा उनके साथ बर्ताव किया जाए, उनके साथ बर्बरता का व्यवहार किया जाए। तो राज्य का यह दायित्व है कि जीविका के लिए मजदूरी उपलब्ध कराए एवं सभ्य कार्य स्थल सुनिश्चित करे। अब एक बाद अनुच्छेद 43 से कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित करना एवं सहकारी सुनिश्चित, मतलब किसी भी कार्य में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर कोई काम स्टार्टअप आप शुरू कर रहे हैं तो उसमें लोगों को भी रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं। आप ही अकेले रोजगार के सृजन न हो कि यानी जो आय का साधन हो कुछ ही लोगों के साथ संकेंद्रण न हो, हर लोगों के साथ। अगर उसको शेयर आप दे दिए तो वो और अच्छे मन से जो मजदूर है वो कार्य करेगा, क्योंकि उसको अपनी कंपनी में शेयरधारिता तो मिल गई, वो अपनी कंपनी समझ के कार्य करेगा। तो इसमें कहा गया है कुटीर उद्योग, अगर आप कुटीर उद्योग की स्थापना करें, जन भागीदारी सुनिश्चित करें एवं सहकारी समिति के माध्यम से उद्योगों की स्थापना करें। सहकारी समिति के माध्यम मतलब सहकारी समिति का मतलब ये हुआ कि राज्य एक लोग कोई रोजगार सृजन न करे, लोगों का यह दायित्व हो कि लोग समूह बनाकर, यानी 2, 4, 10 लोग अपना समूह बना ले, समूह में रोजगार सृजन करें ताकि 10 लोगों को और रोजगार उपलब्ध करा सके। यानी अगर एक आदमी बिजनेस शुरू करता है तो एक ही लोग को फायदा होगा, अगर सहकारी समिति के माध्यम से रोजगार सृजित करता है तो 10 लोगों को रोजगार देगा, 10 लोगों का पेट पर्दा चलेगा। तो यही कहा गया कामगारों के लिए भागीदारी सुनिश्चित करना। कुटीर उद्योग 44 समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता तात्पर्य कि जैसे आपराधिक कानून अलग बनाए गए हैं, दीवानी कानून अलग है, सब धर्म का अलग अलग दीवानी का है। मतलब जैसे विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत, संपत्ति, उत्तराधिकार, ऐसे नियम जो दीवानी मामलों के अंतर्गत आते हैं। तो उसके लिए लोग धार्मिक प्रवृत्तियों के अनुसार अपने अपने नियम बनाए हुए हैं। तो राज्य का दायित्व है कि सभी को समान नागरिक संहिता उपलब्ध कराए। जैसे जिस प्रकार अगर क्रिमिनल कानून बनाए हैं सब, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, कोई किसी भी धर्म का हो, लेकिन अगर कोई वो किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो क्या उसे सजा अलग अलग धर्म के अनुसार मिलती है? नहीं, सीआरपीसी आईपीसी के तहत, मतलब 302 के तहत उसे अपराध घोषित किया जाता है। तो ऐसे ही हर धर्म के लिए जब अलग अलग कानून न होते हुए एक कानून है, तो इसी प्रकार राज्य का दायित्व है कि ये प्रयास करे कि जो विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत या संपत्ति, उत्तराधिकार इत्यादि के जो नियम है
वो विभिन्न धर्मों के अलग अलग ना हो, सब धर्म के एक समान हो। तो राज्य एक प्रयत्न करे। तो संविधान में तो लागू नहीं हो पाया, मतलब विवाद योग्य नहीं है, लेकिन राज्य प्रयास करे। गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पे समान नागरिक संहिता लागू है, यानी वहां पे भी जो उत्तराधिकार के नियम, गोद लेने, विवाह विच्छेद, तलाक इत्यादि के जो नियम है वो सभी नागरिकों के लिए समान है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता लागू किया गया। अब इसके बाद अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 ये कहता है कि राज्य का दायित्व है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं, और जो उससे छोटे बच्चे हैं उनके लिए सुरक्षा उपलब्ध कराएं। तो शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कहा गया था कि राज्य का ये दायित्व है, जैसे छोटे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं और स्कूल जाने में समर्थ नहीं है या स्कूल उपलब्धता नहीं है, तो राज्य का ये दायित्व है तो 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएं। अब देखते हैं अनुच्छेद 46। राज्य का ये दायित्व है जैसे कमजोर वर्ग है, जैसे हमारे समाज में SC ST, अन्य पिछड़ा वर्ग और भी जैसे समूह हैं, तो राज्य का ये दायित्व है कि वो कमजोर वर्ग जैसे SC ST शैक्षणिक रूप से उन्हें संसाधन उपलब्ध कराएं एवं आर्थिक न्याय स्थापित करे। मतलब राज्य का ये दायित्व है कि उनके लिए समान रूप से कार्य के अवसर उपलब्ध कराएं, आर्थिक न्याय स्थापित करे एवं सामाजिक न्याय भी स्थापित करे। मतलब उनके साथ कोई किसी प्रकार का भेदभाव न करे। राज्य का ये दायित्व है कि ये कमजोर वर्ग जितने भी हैं उनकी राज्य रक्षा करे, न कि किसी के द्वारा शोषण कराएं। तो अनुच्छेद 46 हो गया, राज्य कमजोर वर्ग SC ST शैक्षणिक रूप से एवं आर्थिक रूप से सामाजिक शोषण से बचाए, मतलब उनका किसी भी प्रकार का सामाजिक शोषण न हो सके। राज्य का दायित्व है कि वो सामाजिक शोषण से उनको बचाए। अब अनुच्छेद 47 क्या कहता है? अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य का दायित्व है कि वो अपने नागरिकों के लिए जैसे मादक पदार्थ है उसको प्रतिबंधित करे, नशीली दवाएं हैं उसको प्रतिबंधित करे, एवं इन सबको जब प्रतिबंधित कर देगा तो राज्य अपने नागरिकों के लिए जो 2 टाइम का भोजन नहीं पा रहे हैं, जिनके पास भोजन की उपलब्धता ही नहीं है, तो राज्य सुनिश्चित करे कि उनके पोषण स्तर या जीवन स्तर में सुधार करने के लिए उन्हें कुछ सहायता उपलब्ध कराए। इसलिए आज देखते हैं कि जैसे राशन कार्ड वितरित होता है, राशन कार्ड के द्वारा राज्य राशन प्रोवाइड करता है, तो राज्य अपने स्तर पे वो काम कर रहा है। तो राज्य एक विशाल जनसंख्या को अगर संभालने में सक्षम है तो भारत की बहुत बड़ी भूमिका है उसमें कि वो अपने राज्य के द्वारा अपने सभी नागरिकों को भोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर रहा है एवं जीवन स्तर को उठा रहा है। तो यही कहा गया है मादक पेय पदार्थों को प्रतिबंधित करे, दारू, शराब, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी, तंबाकू जितने भी हैं, नशीली दवाएं, उसे सब प्रतिबंधित करे एवं पोषण स्तर को सुधार करे, जीवन स्तर में सुधार करे। इसी के द्वारा आप देखते होंगे आंगनबाड़ी में पोषाहार वितरित होता है, स्कूलों में राज्य खाना वितरित करवाता है, निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाता है। तो अनुच्छेद 47 यही कहता है कि पोषण स्तर, जीवन स्तर में सुधार लाए और मादक पदार्थों को प्रतिबंधित करे। अब अनुच्छेद 48 क्या कहता है? राज्य दुधारू पशु, जितने भी दूध देने वाले पशु हैं, गाय, भैंस, बकरी, मतलब जितने भी है, उनका संरक्षण करे। जो खेती में प्रयुक्त होते हैं, जैसे बैल हो गए, घोड़ा हो गए इत्यादि का राज्य संरक्षण करे। अगर यही खत्म हो जाएंगे तो कृषि का कार्य कैसे होगा? दुधारू पशु अगर खत्म हो जाएंगे तो दूध उपलब्ध नहीं हो पाएगा। और जो पोषण स्तर की हम बात कर रहे थे पिछले वाले अनुच्छेद में, अनुच्छेद 47 में, तो क्या यह उपलब्ध हो पाएगा? तो नहीं। तो राज्य का ये दायित्व है कि वो दुधारू पशुओं का संरक्षण करे, जितने भी गाय है, भैंस है, उनका संरक्षण करे, दुधारू पशुओं का संरक्षण करे एवं जो खेती में काम आने वाले हैं, चाहे भैंसा हो, चाहे गाय हो, बैल हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे ऊंट हो, इत्यादि का राज्य संरक्षण करे, उनके मारे जाने पर प्रतिबंध लगाए। इसलिए आप देखते हैं गौ हत्या निवारक
अधिनियम लाया गया एवं गौ संरक्षण की मांग बहुत तेजी से उठती जा रही है। तो अनुच्छेद 48 के तहत राज्य दुधारू पशुओं एवं खेती में प्रयुक्त पशुओं का संरक्षण करे। अब अनुच्छेद 48 ये क्या कहता है? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया पर्यावरण संरक्षण एवं संबंधित वन्य जीवों की सुरक्षा की बात करता है कि राज्य का ये दायित्व है वन्य जीवों, पशुओं एवं पर्यावरण की सुरक्षा करे, वन न काटे जाए, वनों को फिर से लगाया जाए, वनों को पुनर्जीवित किया जाए एवं वन्य जीव जितने भी हैं जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत उनका संरक्षण किया जाए। गंगा डॉल्फिन हो गई और बहुत विभिन्न प्रजातियां देखते हैं आप विलुप्त के कगार पर होती चली जा रही हैं, तो इससे जैव विविधता में कमी आ रही है। तो ये जैव विविधता मनुष्य के जीवन के लिए भी हानिकारक है। ऐसा नहीं है कि जीव अगर मनुष्य का अस्तित्व बचा रह जाएगा अगर सभी जीव विलुप्त हो जाएंगे, तो नहीं। अगर मनुष्य का जीवन बनाए रखना चाहते हैं तो राज्य का ये दायित्व है कि वो पशुओं का, वन्य जीवों का भी संरक्षण करे। पर्यावरण, अगर पेड़ ही पौधे नहीं रहेंगे हमें ऑक्सीजन कहाँ से उपलब्ध होगा? एवं उनकी वृद्धि करे। वृद्धि करे का तात्पर्य जैसे वन कटे जा रहे हैं तो नया वन लगाए, नया वन को उत्पादित करे, राज्य पेड़ बांटे एवं राज्य वनों को संवर्धन करे एवं संरक्षण करे एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करे, वन्य जीवों की सुरक्षा करे। अब अनुच्छेद 49 क्या कहता है? स्मारक, कलात्मक, ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण करे। राज्य का ये दायित्व है जितने भी हमारे ऐतिहासिक विश्व धरोहर हैं, ऐतिहासिक इमारत हैं, जो महत्वपूर्ण इमारत हैं, अगर वो राज्य के हित के लिए हैं या राज्य उनसे कुछ प्रॉफिट पाता है तो ऐसी स्थिति में राज्य का ये दायित्व है कि राज्य उनका संरक्षण एवं संवर्धन करे। इसके बाद कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पृथक करने के लिए कदम उठाए। राज्य का दायित्व है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करे। जैसे कार्यपालिका मंत्री परिषद हो गई तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय को अपने से संरक्षण में न ले बल्कि उनका पृथककरण करे। नहीं तो ऐसे अगर साठगांठ हो जाएगा तो राज्य अपने मनमाने ढंग से मनमाना काम करेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि राज्य कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग अलग करने का प्रयास करे। अलग अलग करने का तात्पर्य यह हुआ कि राज्य न्यायपालिका एवं कार्यपालिका को अलग करे। किस प्रकार अलग करेगी? कुछ ऐसे नियम बनाए जिससे न्यायपालिका स्वतंत्र अस्तित्व हो, वो किसी के दबाव में न आके काम करे। तो इसीलिए जिस प्रकार अमेरिका के संविधान में लिखा गया है कि न्यायिक सर्वोच्चता है, उसी प्रकार भारत में न्यायिक सर्वोच्चता है, लेकिन संसद के द्वारा उस पर कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं। यानी संसद को यह अधिकार है कि उसके जो अधिकार है उसको कम कर सकती है, अधिक कर सकती है। कम करने का अधिकार नहीं है लेकिन अधिक करने का अधिकार है। तो राज्य को इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या न्यायपालिका है उसको स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाया गया है। तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथक करने का प्रयास करे। अब अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। राज्य का यह दायित्व है अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा करे एवं ऐसे दायित्वों का निर्वहन करे जिससे अंतरराष्ट्रीय शांति बन सके, स्थापित हो सके, राज्य में स्थापित हो सके एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। राज्य का यह दायित्व है कि अपने सभी नागरिकों के लिए शांति एवं सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए एवं अंतरराष्ट्रीय संघ समितियों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय जितने भी नियम कानून है उसको लागू कराने के लिए राज्य का दायित्व है कि अपने नागरिकों को शिक्षित करे और ऐसा अभिभाषण करने से रोके जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय संघ को हम क्षति पहुंचाते हैं। ऐसे कोई अभिभाषण न करे जिससे कि अंतरराष्ट्रीय जो समझौते हों वो टूटे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारी अवहेलना हो। तो इस प्रकार से राज्य का दायित्व है कि ऐसे स्थिति में राज्य बचे या राज्य अपने नागरिकों को शिक्षित करे ताकि वो इन सब से बच सके। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो समाप्त हुआ। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।